कोड़ी विलयाड पापा नीवो इंदड़ी कला। आई थिंक ये जर्नी तो तभी से स्टार्ट हो गई थी। काफ़ी कुछ बोला भी जाता था मेरे लिए कि क्या कर रही है, तो नाचने वाली है। मैं सारी जो फीमेल्स हैं, चाहे वो छोटी हैं बड़ी हैं, किसी भी एज की हैं, मैं सबको एक बात कहना चाहती हूँ। जो मेरी जर्नी है, जो मैंने स्ट्रगल किया, मैं उसके ज़रिए आप सबको बोलना चाहती हूँ कि अपने आप को पहचानिए, अपने टैलेंट को पहचानिए। खुद की मेरे पीहर वाले ज़्यादा गेम्स थे, कभी कोई तालीम ली नहीं, तो मुझे ऐसा था कि डांस कैसे सिखाते हैं। आज के जो बच्चे उन्होंने तो एआई देखा है या जो भी देखा है, हम लोगों ने तो कंप्यूटर भी नहीं देखा। 10 साल पहले तक भी बोलती थी ये सब छोड़, बच्चों पे ध्यान दे। तभी से ये हो गया था, लोगों को ये हो गया था कि आशा जी के जैसे ही गाती हैं, और तब से मुझे ये वाला एक टाइटल मिल गया था। लोग पहचानने लगे कि आप वीना मुदानी के पास जाइए, जिसको डांस नहीं आता उसको भी वो सिखा देंगी। महिला से मिलवाने जा रही हूँ जिनकी आवाज़ में आशा भोसले और लता जी की खनक सुनाई देती है, जिनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही जो अवार्ड हैं उनसे नवाजा गया है। 2.5 दशक से वो नृत्य, कोरियोग्राफी और संगीत की दुनिया में अपना राज कायम करके बैठी हुई हैं। मैं बात कर रही हूँ वीना मुदानी जी की। आइए उनसे डायरेक्ट बात करते हैं, उनसे उनके अब तक के करियर के बारे में जानते हैं। कैसे हैं मैम आप? सबसे पहले एकदम ठीक हूँ, नमस्ते और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम पे। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी आपके करियर के बारे में। किस तरीके से आपको पता लगा कि आपको संगीत की दुनिया में कदम रखना चाहिए? एक्चुअली देखिए, पता तो जब शायद मैंने होश संभाला था, जब बहुत छोटी थी, तब मेरी मम्मी मुझे अक्सर बोला करती थी कि तू जब छोटी थी तो घर में नाचते हुए ही जाती थी। जब बच्चा पैर चलाना स्टार्ट करता है ना, तब से ही एक वो पैर चलाना, और घर में जैसे मम्मी जब आवाज़ लगाती तो मैं भागते हुए ही जाती थी, ऐसे डांस करते हुए। तो आई थिंक ये जर्नी तो तभी से स्टार्ट हो गई थी। बट अगर मैं इसको प्रोफेशनली बोलूँ तो वो 30 इयर्स बैक मेरा स्टार्ट हुआ था, जिसमें मैंने उस टाइम कोरियोग्राफी स्टार्ट की थी। और मेरे हस्बैंड ने मुझे इस चीज़ के लिए प्रेरित किया था कि मुझे ऐसा था कि मुझे कुछ करना है लाइफ में। तो मैं सोचती रहती थी क्या करूं क्या करूं। तो मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, आई वॉज ओनली 18 ईयर्स ओल्ड। तो समझ नहीं आता था कि क्या करना है। तो उन्होंने मुझे बोला तुम डांस बहुत अच्छा करती हो, तो तुम डांस सिखाओ। और आई वॉज लाइक कि मैंने कभी कोई तालीम ली नहीं, तो मुझे ऐसा था कि डांस कैसे सिखाते हैं, मैं तो करती हूँ, मुझे सिखाना थोड़े आता है। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम स्टार्ट करो, और जब तुम करने लग जाओगी ना तो तुम्हें सिखाना भी आ जाएगा, चाहे 1-2 स्टूडेंट ही आ रहे हो। ऐसे ही शुरू किया मैंने वो, और फिर वो जर्नी चलती गई। लोग पहचानने लगे कि आप वीना मुदानी के पास जाइए, जिसको डांस नहीं आता उसको भी वो सिखा देंगी। और उसके बाद में मेरा सिंगिंग करियर मेरा ऑलमोस्ट अभी 15 ईयर्स से स्टार्ट हुआ है। तो ऐसे ये जर्नी अभी आप लोगों के सामने बैठी हुई कि कहते हैं कि एक आदमी के पीछे महिला का हाथ होता है, लेकिन आपके सक्सेस के पीछे आपके हस्बैंड का हाथ। बिल्कुल 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 ऐसा कह सकते हैं। 25 साल आपको इस इंडस्ट्री में हो चुके हैं। उस दौर में और इस दौर की अगर मैं बात करूँ तो क्या कुछ डिफरेंस, क्योंकि बहुत कुछ चेंज हो चुका है 25 साल के अंदर। एआई भी आ चुका है, नई नई चीज़ें आ चुके हैं। एक ऑटो ट्यून के माध्यम से हम अपनी आवाज़ को आज सुधार सकते हैं, लेकिन उस दौर में हम इस चीज़ को यूज़ नहीं करते थे। तो किस तरीके से चीज़ें आपने बदलते हुए देखी, उसके बारे में? आपने बहुत ही सही सवाल पूछा है। मैंने एक्चुअली इस 30 साल के अंदर, मतलब एक होता है ना कि आज के जो बच्चे हैं उन्होंने तो एआई देखा है या जो भी देखा है, हम लोगों ने तो कंप्यूटर भी नहीं देखा था। मतलब हमारे स्कूल में तो कंप्यूटर भी नहीं था कि हम सुनते थे कि कंप्यूटर आने वाला है आने वाला है, तो हम लोग स्कूल में वेट करते थे यार कब आएगा, हम भी सीखेंगे। तो उस टाइम से लेके आज के टाइम में जब आप खुद लैपटॉप चला रहे हो, मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं लैपटॉप भी कभी यूज़ करूँगी या हम मोबाइल भी कभी यूज़ करेंगे। और आज तो एआई आ गया है, तो चेंज बहुत आया है। बट मुझे लगता है कि जो फील होता है ना वो कहीं गायब हो गया। आज एआई के ज़रिए आप चाहे गाना, कोई सिंगर उसमें गा भी देता है, मतलब एआई के ज़रिए जो गा रहे हैं, तो आप उसमें कभी भी सुनिएगा आपको फील नहीं सुनाई देगा। तो ठीक है, बट वही है कि टाइम के साथ सबको चेंज होना पड़ता है, आपको अपडेट रहना पड़ता है, अदरवाइज आप बैक हो जाएंगे। तो हम भी बस फॉलो कर रहे हैं जो है उसको। आपकी 25 साल की 30 साल की जो जर्नी है वो मुझे पीछे बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है, जिस तरीके से यहाँ पे अवार्ड्स रखे हुए हैं। आपको वसुंधरा राजे जो हमारी पूर्व मुख्यमंत्री थी उनसे भी, और जो प्रेम चोपड़ा है उनसे भी आपको वॉइस ऑफ राजस्थान का अवार्ड मिला था। तो अगर मैं अवार्ड्स की बात करूँ तो कौन सा अवार्ड आपके सबसे ज़्यादा दिल के करीब है?
बहुत अच्छा सवाल है और इसका आंसर आपने उम्मीद भी नहीं की होगी जो मैं देने वाली हूँ। देखिए, अवार्ड मुझे लगता है सम्मान हर तरह से अच्छा ही होता है। चाहे आप किसी के घर गए हों और आपका वहाँ पे अच्छे से सम्मान किया जा रहा है, तो सम्मान तो हर तरह से अच्छा ही होता है, कोई सा भी अवार्ड मिले वो आपको। लेकिन जब आप एक जर्नी में होते हो तब आप पे बहुत सारी उंगलियां भी उठती हैं, राइट। और मैं एक फ़ीमेल और हम लोग मारवाड़ी हैं, महेश्वरी हैं, तो हमारे घर में मतलब महेश्वरीज़ में फ़ीमेल्स इस फील्ड में नहीं होती है, इवेंट लाइन में या इसमें डांस सिखाने में। उस टाइम नहीं होती थी, अब तो खैर बहुत हो चुका है। तो काफ़ी कुछ बोला भी जाता था मेरे लिए कि क्या कर रही है, तो नाचने वाली है, ये तो ये है, तो पता नहीं क्या काम करती है लोग। अब आप जब डांस सिखाने जाते थे तो आप 11 बजे भी घर आ रहे हो कहीं, तो काफ़ी कुछ बोला जाता था। बट ठीक है, मैंने कभी उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जब आप सही ट्रैक पे हो तो आप किसी से डरते नहीं हो। आपको लगता है मुझे तो मेरा काम करना, जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए और मैं करके दिखाऊंगी। तो मेरा यही था कि मुझे करके दिखाना है। और हम क्या बात कर रहे थे यार, सॉरी। कोई बात नहीं, हाँ, हाँ। तो जब आपको एक परिवार से पहले आपने ये क्रिटिसाइज़ सहा, और उसके बाद में आज जब आपकी इस जर्नी को देख के आपके पूरी फैमिली, आपके इन लॉज, आपके पीहर वाले सब आपको ये बोलते हैं कि आप हमारे घर का प्राउड हो, आप हमारे घर का गौरव हो, तो आई थिंक इससे बड़ा कोई सम्मान होता नहीं है जब आपका परिवार आपको ये बोल रहा है। तो सारे सम्मान मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सम्मान मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब मेरी फैमिली मेरे लिए बोलती है। आपने एक बात अभी बोली थी कि मारवाड़ी आप फैमिली से आते हो, तब आपने जब ये जर्नी स्टार्ट की थी, आपके हस्बैंड ने आपका फुल जोड़ आपका साथ दिया है, तो क्या आपके पेरेंट्स उसके खिलाफ थे या फिर उन्होंने आपको सपोर्ट किया पूरा पूरा कि नहीं आप इसमें आगे बढ़िए? पेरेंट्स बोले तो मेरे या इधर? आप दोनों के लिए मैं दोनों, बात करूं, हाँ। क्योंकि पीआर वाले फिर भी एक बार अपन बोलते हैं ना कि ठीक है पेरेंट्स मान जाते हैं, थोड़ा बहुत जो ससुराल वाली तरफ से होता है तो उनका भी थोड़ा इन लॉज का ऐसा रहता है कि पता नहीं कि हमारी बहू कहाँ जा रही है, तो हाँ, आपको एक मतलब एक बड़ी सरप्राइजिंग बात बताती हूँ कि मेरे पीहर वाले ज़्यादा अगेंस्ट थे। ओके। हाँ, तो मेरी मम्मी तो ऐसे थी, क्या सब कर रही है, छोड़ बच्चों को संभाल। हाँ, आए दिन बोलती थी वो मुझे, आज से 10 साल पहले तक भी बोलती थी, ये सब छोड़ बच्चों पे ध्यान दे। तो मुझे ऐसा लगता था क्या है, मेरी मम्मी ना हमेशा ऐसे ही बोलती रहती है मुझे, मेरे पापा भी ऐसे कि इतना सब मत करो, तुम्हारे हस्बैंड नाराज़ होएंगे, उनको वो खुश हैं क्या इन सब चीज़ों से जो तुम कर रही हो, या तुम बच्चों पे ध्यान नहीं दे रही हो। उन्हें लगता था बच्चे सही नहीं कर रहे हैं, जबकि मेरे बच्चे बहुत आज दोनों सेट हैं एकदम। और मेरे इन लॉज में ये था कि फादर इन लॉ थोड़े से, क्योंकि हम लोग बगरू से हैं, तो उन्होंने ऑब्वियसली नहीं देखा था ये सब। तो इनिशियली जब मैंने ये सब चीज़ें स्टार्ट की थी तो वो अगेंस्ट है कि ये सब क्या करती रहती है, पता नहीं, बोले मतलब गुस्सा होते थे बड़े। पर मेरी मदर इन लॉ, वो उस एज में भी मतलब वो लेडी ऐसी थी कि उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया कि तू कर, मैं हूँ ना, मैं जवाब दूंगी सबको। तो ऐसा सीन रहा मेरा। नहीं, बिल्कुल आपने सही बोला है, क्योंकि आज के दौर में देखा जाए, आज के टाइम में बहुत जगह ऐसी है जहाँ पर लड़कियों को दबाया जाता है, उनको जो वो स्किल्स करना चाहती है, वो चीज़ पैशन उनका होता है, उसको दबा दिया जाता है कि क्योंकि उनके अंदर क्या होता है कि लोग क्या कहेंगे उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है उनके ऊपर। इस तरीके से वो चीज़ें हाँ, हाँ। अगर मैं बात करूँ, मैंने अभी मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, मैंने सुना आपके बारे में कि आप फ्री में क्लासेस देती है बच्चों के हाँ, लिए। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसे मतलब कितने बच्चे आपके थ्रू अभी तक जुड़ चुके हैं और कितने बच्चे आज एक अच्छे मंच पर पहुंच चुके हैं? देखिए, नंबर तो मैंने कभी काउंट नहीं किया, कि मुझे तो जो मिलता गया, और मैंने हर बार हर चैनल, हर न्यूज़ पेपर, जब भी मेरे कोई इंटरव्यूज़ हुए तो मैंने हमेशा एक मैसेज दिया है कि जिसको भी मेरी ज़रूरत हो, जो मैं उन्हें सिखा सकती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, जब जो लोग नीडी हैं एक्चुअली, जिनको ज़रूरत है, तो मैं उनके लिए हमेशा रेडी हूँ और आगे भी रहूँगी। ऐसा काफ़ी लोगों के लिए मैं कर रही हूँ, मैं किसी के नाम नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये किसी के मान सम्मान में कमी होता है, तो इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लूँगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बच्चे हैं, और बच्चे ही नहीं, हर एज के लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं लाइफ में और उनको शायद मौका नहीं मिला, तो मैं उनके लिए पूरा तैयार रहती हूँ हमेशा। एक बात है जो शायद हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, आशा भोसले का आपको एक टाइटल टैग दिया गया है, वो कब और किसने दिया कि आपको आशा भोसले का टैग दिया गया है, कि आपकी आवाज़ में वो खनक उनको सुनाई दी तो उन्होंने वो टैग आपको दे दिया? देखिए, जब मेरी जो मैंने आपको बताया था कि मेरी सिंगिंग वाली जो जर्नी है वो 15 ईयर्स से ही स्टार्ट हुई है, तो
15 इयर्स बैक हमारा एक कोई मतलब मैं किसी पार्टी में गई थी, तो वहाँ पे मैं मेरे कोई सिस्टर इन लॉ के साथ गई थी, तो उन्होंने कहा तुम भी एक गाना गाना, तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं गाऊंगी। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती खड़ा कर दिया और मैंने आशा जी का ही गाना वहाँ पे गाया, और वहीं पे मुझे आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूँ, तो वहीं पर मुझे एक शो का ऑफ़र आ गया कि हम लोगों का एक शो आ रहा है आर.डी. बर्मन नाइट, तो हम चाहते हैं आशा जी के गाने आप गाओ उसमें। तो मैं ऐसा थी कि मैंने कभी सिंगिंग वाले करियर के लिए कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे इस फील्ड में जाना भी है। तो मैंने कहा नहीं, मैं घर में बात करने से पहले आपको नहीं बता पाऊँगी। और फिर घर में बात की तो हस्बैंड ने भी कहा ठीक है कर लो जैसा भी है। फिर मैंने उस शो में मैंने आशा जी के ही गाने गाए थे सारे, और आशा जी के जो थोड़े ऐसे ना कैबरे टाइप सॉन्ग्स वो मैंने वहाँ पे गाए थे। तभी से ये हो गया था, लोगों को ये हो गया था कि आशा जी के जैसे ही गाती हैं, और तब से मुझे ये वाला एक टाइटल मिल गया था। एक चीज़ पूछना चाहूँगी मैं आपसे कि सबसे अट्रैक्ट आपको क्या करता है कि जब आप गाना गाते हो तो आपको क्या लगता है कि इस गाने पे मुझे अवार्ड मिलना चाहिए, या फिर आपके उस गाने से जो सामने वाला व्यक्ति है वो खुश होना चाहिए कि उसके दिल तक वो आवाज़ पहुँचे? दूसरी बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ऑडियंस खुश नहीं है ना तो आपको कोई अवार्ड मिल ही नहीं सकता है। अगर वो खुश है ना तो मतलब आप जीत में हो। आज हम कोई भी शोज़ करते हैं, मैं काफ़ी शोज़ करती हूँ, प्रोफेशनली भी करती हूँ, और काफ़ी मैंने वृद्धाश्रमों में, अनाथ आश्रमों में प्रोग्राम्स किए हैं। तो जो उनसे आपको जो प्यार मिलता है ना वो किसी अवार्ड से कम नहीं होता है, और वो आपको टच करता है हमेशा। तो मेरे लिए तो ये ज़रूरी है, जो हमारी ये जनता जनार्दन जो कहते हैं ना, वो एक्चुअली सही बात है कि वो खुश होनी चाहिए हमेशा। नहीं, क्योंकि आज के दौर में लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं पैसे को और अवार्ड्स को, क्योंकि आज का दौर इस तरीके से हो गया कि लोग सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं। तो इसीलिए ये बात मुझे जानना जरूरी था, क्योंकि मेरे दर्शक भी उसी चीज़ को जानना चाहते थे कि मोदानी जी जो हैं वो क्या सोचती हैं इस बारे में। नहीं देखिए, अगर मैं पैसे के पीछे भागती ना तो आज आप जिस घर में आए हैं ना मैं वहाँ नहीं होती। मेरा कोई बहुत बड़ी कोठी होती या कहीं पता नहीं कहाँ होती मैं, पर मैंने कभी पैसे को प्रायोरिटी पे रखा ही नहीं। हमेशा ये रहा कि जितना हो रहा है अच्छा है, नहीं हो रहा है तो भी अच्छा है। लोग बोलते हैं आप बॉलीवुड में क्यों नहीं जाते हो, आपको तो चांस मिल जाता। तो मुझे जाना ही नहीं था, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे वहाँ जाना है, और एक्चुअली वहाँ जाके मैं खो जाऊँगी। मुझे खोना नहीं है, मुझे अपनों के बीच में रह के अपनी पहचान बनानी है, जो थोड़ी बहुत इतनी सी बनी है अभी। मैं चाहती हूँ वो पहचान मेरे लिए बहुत है, तो पैसा इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आप नए नए शोज़ भी लॉन्च करते हैं, जैसे जो नए नए चेहरे हैं जिनको अवसर मिलना चाहिए। जैसे अभी रिसेंटली गई थी जेके में, तो वहाँ पे भी आप वहाँ पे मौजूद थी। तो इसके पीछे क्या सोच रहती है कि नए नए चेहरे सामने आए, लोगों के जो पीछे जो आवाज़ दब जाती हैं? देखिए, आज के टाइम में हर इंसान बहुत स्ट्रेस में रहता है, ठीक है। सबकी लाइफ में अलग अलग तरह का स्ट्रेस है, कोई किस चीज़ से दुखी, कोई किस चीज़ से। और म्यूज़िक मुझे ऐसा लगता है एक ऐसी चीज़ है जिसको हम थेरेपी भी कहते हैं, है ना। मैंने प्रैक्टिकली ये चीज़ें जी हैं। थेरेपी जो हमने इसको नाम दिया है वो ऐसे ही नहीं है, इसको साइंटिस्ट ने भी अप्रूव किया है कि हाँ ये एक थेरेपी का काम करती है। तो आज के दौर में जो हम चारों तरफ देख रहे हैं कि कई लोग इसके खिलाफ भी हैं कि क्या हर कोई माइक उठा के गाना शुरू कर देता है ना। कोविड में काफ़ी लोगों ने अपने घरों में गाना शुरू किया। तो अगर वो कोविड में ये सब चीज़ें नहीं होती तो आपको लगता है अधिकतर लोग बीमार ही होते हैं, क्योंकि आप एक जेल के अंदर बंद थे। तो अगर हर इंसान ने अपना कुछ एंटरटेनमेंट किया, किसी ने कुकिंग की, किसी ने अपना वज़न कम किया, किसी ने गाना गाया, किसी ने डांस किया, सब ने कुछ कुछ किया, अपने घर को संवार लिया, राइट। तो क्या बुरा है इसमें? अगर आप अपने पैशन को जी रहे हो तो आप अपने लिए कुछ कर रहे हो ना लाइफ में, तो आप खुश हो। एक गाना गा के अगर कोई इंसान खुश है तो क्यों नहीं। तो मुझे लगता है कि ये जो सारे प्रोग्राम्स हम लोग सोचते हैं कि मैंने भी ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार किया है हमारा रिदम फेस्ट करके, तो हम चाहते हैं कि नए नए फेस आएँ, नए नए टैलेंट आए, नए नए लोग आएँ जो अपने घरों में, गाँव में कहीं भी छुपे हुए हैं, जिनको कभी कोई मंच नहीं मिला या मौका नहीं मिला या घर वालों ने करने दिया या परिस्थितियों ने करने नहीं दिया। तो मैं चाहती हूँ वो लोग सब आएँ और अपना टैलेंट शो करें। उनको जब तारीफ़ मिलेगी तो उनके अंदर एक नया जोश आएगा, और एक थेरेपी है ये, जो भी बीमार लोग हैं वो ठीक हो जाएंगे। एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, अभी कोई आपका नया प्रोजेक्ट आने वाला है, कोई नया सॉन्ग आप लॉन्च करने वाले हैं? बिल्कुल, हमारा अभी थोड़े टाइम में हम लोग अनाउंस करने वाले हैं।
हमारा सॉन्ग तो रिकॉर्ड हो चुका है, उसका वीडियो अब शूट होगा, तो थोड़े टाइम में आप लोगों के सामने आएगा। इश्क की मारी किधर गई। जी, हमारी किधर गई, ये सॉन्ग आने वाला है जल्दी। आई होप हाँ। इस तरीके से आप लगातार मैम को प्यार करते हैं, और इस गाने को भी प्यार बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये सुनील नारनोलिया जी ने इसको धुन बनाई है और लिखा है, तो जल्दी ही ये आप लोगों के सामने आएगा। एक और आखिरी सवाल, फिर इस इंटरव्यू को खत्म करते हैं। आप मल्टीपल लैंग्वेज में गाना गाती हैं, आपको वो लैंग्वेज आती हैं, तो लास्ट में हमारे दर्शकों के लिए कुछ गुनगुना दीजिए आप, जिससे हमारे दर्शक भी खुश हो जाएं। बिल्कुल, मैं लास्ट मैसेज के साथ में गाना गाना चाहूँगी। और जैसा कि कल महिला दिवस है, विश्व महिला दिवस, तो मैं आपके चैनल के ज़रिए मैं सारी जो फीमेल्स हैं, चाहे वो छोटी हैं बड़ी हैं किसी भी एज की हैं, मैं सबको एक बात कहना चाहती हूँ। जो मेरी जर्नी है, जो मैंने स्ट्रगल किया है, मैं उसके ज़रिए आप सबको बोलना चाहती हूँ कि अपने आप को पहचानिए, अपने टैलेंट को पहचानिए, खुद पे विश्वास कीजिए। आप किसी से कम नहीं हैं और आपको कोई ताकत रोक नहीं सकती है अगर आप में खुद में एक विश्वास है कि मैं कर सकती हूँ। तो मैं आप सबको ये बोलना चाहूँगी कि बाहर निकलिए, हाँ सही ट्रैक पे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि घर में लड़ाई झगड़ा करके आपको कुछ करना है, बिल्कुल नहीं। आपको सबको कन्विंस करके कोई चीज़ करनी है, और मैंने भी वही किया है, इसलिए मैं ये बात बोल रही हूँ। अपनी फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख के बाकी आप सबकी चीज़ें कीजिए। आप किसी से कम नहीं हैं, अपने आप पे विश्वास कीजिए। गाना तो गाइए मैम। हमारे दर्शक बोलेंगे मैम मैसेज देके ही शायद छोड़ना चाहती है, बट नहीं, मैं आपको मैम का गाना जरूर सुनवाऊंगी। आप तो गाना आप हिंदी में ही सुनना चाहते हैं या? हाँ, थोड़ा थोड़ा एक दो लैंग्वेज आप सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। ठीक है, सबसे पहले तो मैं कुछ तमिल में आपको सुनाती हूँ। ஓடி விளையாடு பாப்பா நீ ஒய்ந்திடிக்கலாகாது பாப்பா ஓடி விளையாடு பாப்பா நீ ஒய்ந்திடிக்கலாகாது பாப்பா கூடி விளையாடு பாப்பா நிறகுடந்தைய வையாடு பாப்பா ஓடி விளையாடு ஓடி விளையாடு ஓடி விளையாடு பாப்பா நீ ஒய்ந்திடிக்கலாகாது பாப்பா। बहुत शानदार आपने गाना गाया, हिंदी में थैंक यू सो मच। तो सभी के लिए, हम सब के लिए 2 लाइनें गाना चाहूँगी। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत अच्छा गाना गाया है, दिल खुश कर दिया आपने हमारा, हमारे न्यूज़ 21 के दर्शकों का। तो मैं एक बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड महिला के साथ इंटरव्यू कर रही थी। आपने देखा कि किस तरीके से अवार्ड भी आप देख रहे होंगे, और इनकी जो सोच है बहुत ही अच्छी है कि ये फ्री में डांस क्लासेस बच्चों को सिखाती है, और आज कई जो इनके बच्चे हैं सिखाए हुए वो एक अच्छे मंच पर भी मौजूद है। मैम का एक ही बात कहना है, बाहर निकलो, पर उस जो आप बाहर निकलते हो तो कुछ बन के निकले, जिससे कि आपकी जो फैमिली है वो आप पे प्राउड फील करे। और मैम का एक नया गाना भी आने वाला है, तो मैं होप करती हूँ कि जिस तरीके से आप मैम को प्यार करते हो उसी तरीके से उस नए सॉन्ग को भी ढेर सारा प्यार करें और अच्छे मिलियंस फॉलोअर्स तक उस गाने को पहुंचाए, जिससे एक और अवार्ड मैम के खाते में जुड़ जाए। तो फिलहाल इस इंटरव्यू को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहती हूँ। नमस्कार।